Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about oxytocin in obstetric practice. So normal labor में ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है बॉडी में वो नॉर्मल लेबर के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। तो आज हम देखेंगे कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स में नेचुरल ऑक्सीटोसिन ना होने की वजह से सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन जो है वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। वो सभी चीजों के बारे में इन डिटेल हम देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन टू फार्मेकोलॉजी टू इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड मेथड्स टू यूज. So definition: oxytocin or oxytocics are drugs of varying chemical nature that can excite contraction of the uterine muscles. So as I said कि oxytocin जो है वो uterine muscles को contract करने के लिए use होता है. जो oxytocics होते हैं वो उसे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. फार्मेकोलॉजी में हम देखें तो ऑक्सीटोसिन इज अ नॉन ए पेप्टाइड. It is synthesized in supraoptic and paraventricular nuclei of hypothalamus. The nervous axon transported from hypothalamus to posterior pituitary, where it is stored and released. So क्या होता है? जनरली सभी हॉर्मोन्स का हमने ये पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस में सारे हॉर्मोन्स का रिलीजिंग हार्मोन जो है वो डेवलप होता है, फिर वो पिट्यूटरी में जाके हॉर्मोन्स को रिलीज करता है. लेकिन ऑक्सीटोसिन में उसका जो सिंथेसाइज है वो सुप्रा ऑप्टिक एंड पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में. वहां पे वो सिंथेसाइज होता है और डेवलप होता है. फिर थ्रू नर्व एक्सॉन्स वो हाइपोथैलेमस में से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है. क्लियर? एंड देन वहां से फिर वो स्टोर होता है और जब उसकी जरूरत पड़ती है तब वो रिलीज होता है. Duration of action approximately is 20 minutes. So concentration increases to maximum 100 to 20 fold during labor. So जब वो सेक्रीट होना स्टार्ट होता है सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तब उसका जो एक्शन जो है यानी कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन वो 20 मिनट के बाद अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट होता है और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन जो है लेबर के टाइम पे 100 to 20 फोल्ड जितना बढ़ जाता है. And oxytocin acts through receptor and voltage mediator calcium channel. So एक तो वो receptors यानी कि जो मायोमेट्रियल मसल्स में जो सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे ऑक्सीटोसिन का फंक्शन स्टार्ट होता है और वोल्टेज मीडिएटेड कैल्शियम चैनल्स वहां पे वो वर्क करता है टू इनिशिएट मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. सो यूटेरस के 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड सीरोसल लेयर. उसमें जो मायोमेट्रियल लेयर है वहां के सेल रिसेप्टर में ऑक्सीटोसिन जो है वो फंक्शन करता है. इट स्टिम्युलेट्स एमनियोटिक एंड डेसिडुअल प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोडक्शन. सो ये भी हमने पढ़ा था ड्यूरिंग टाइम ऑफ कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर पेन कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्शन. तो ऑक्सीटोसिन एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स और डेसिडुअल स्पेस में से प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन भी स्टिम्युलेट करता है. जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा इंटेंसिटी के साथ बढ़ सके. द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो फिजियोलॉजिकल रहते हैं एंड वो क्या करते हैं? दे कॉज फंडल कॉन्ट्रैक्शन विथ रिलैक्सेशन ऑफ द सर्विक्स. होता यह है कि फंडस जो है यूट्रस का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से बेबी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है और बेबी के हेड यानी कि प्रेजेंटिंग पार्ट, वर्टेक्स और सेफेलिक प्रेजेंटेशन के प्रेशर की वजह से सर्विक्स जो है वो धीरे धीरे डायलेट होता है. यहाँ पे कुछ प्रिपरेशंस हम देखेंगे जो यूज होती है जनरली मार्केटली अवेलेबल. सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन जिसे हम कहते हैं, जिसे सिंटोसिन, सैंडोज और पीटोसिन, पार्क डेविस जो है वो वाइडली यूज होता है. अभी डिपेंड करता है कंपनी के नेम के अकॉर्डिंग, बट मेनली जो है वो ये यूज होता है. इट हैज ओनली ऑक्सीटोसिक इफेक्ट विदाउट एनी वेसोप्रेसर एक्शन, यानी कि इससे सिर्फ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ही होगा, बट वेसोप्रेसर इफेक्ट यानी कि जो नेचुरल ऑक्सीटोसिन होता है उसमें वेसोप्रेसिन हार्मोन जैसे भी इफेक्ट होते हैं यानी कि डायूरेटिक इफेक्ट, तो वो इफेक्ट सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन में नहीं देखने को मिलती. सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन सिर्फ और सिर्फ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ही करता है. देन सिंटोसिन जो है इट इज अवेलेबल इन एम्प्यूल्स कंटेनिंग पीटोसिन 5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml. जो एक एम्प्यूल रहती है उसमें
उसका जो क्वांटिटी है वो 5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml आता है। देन सिंटोमेट्रिन और सैंडोज जो है वो कॉम्बिनेशन रहता है, सिंटोसिन 5 यूनिट एंड एर्गोमेट्रिन 0.5 mg। सो एर्गोमेट्राइन जो है वो भी कॉन्ट्रेक्टाइल मेडिसिन है, वो एक अलग ग्रुप है। इससे टोनिक क्लोनिक कॉन्ट्रेक्शन जो है वो डेवलप होते हैं, लेकिन ये सिंटोसिन के साथ मिक्स होके फिर उसका एक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बट अलोन एर्गोमेट्राइन जो है वो थर्ड स्टेज में यूज किया जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन इफेक्टिवनेस जो है, ऑक्सीटोसिन लूजेस इफेक्टिवनेस अनलेस प्रिजर्व्ड एट करेक्ट टेम्परेचर, दैट इज बिटवीन 2 to 8 डिग्री। सो ऑक्सीटोसिन को इसी टेम्परेचर जो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन होता है उससे इसी डिग्री पर स्टोर किया जाता है और इसी डिग्री पर वो जो उसकी जो इफेक्टिवनेस है जो मेंटेन रहती है। बॉडी के अंदर अलग सिनारियो है, बॉडी के अंदर जैसे वो डेवलप होता है तुरंत ही बॉडी के अंदर उसका यूज होता है, फिर वो का एलिमिनेशन हो जाता है। बट जो स्टोर करने की जब बात आती है तब उसे 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही स्टोर किया जाता है इन रेफ्रिजरेटर। इंडिकेशंस, सो फर्स्ट इंडिकेशन है टू एक्सेलरेट एबॉर्शन। सो एज एबॉर्शन यानी कि कोई इंडिकेशन की वजह से अगर मिड टर्म में ही अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़े तो उसे हम अबॉर्शन कहते हैं। स्पेसिफिकली अप टू 5 मंथ रहता है जो, तो ऐसे टाइम पे भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डेवलप होने चाहिए। सो इनएविटेबल और मिस्ड एंड एक्सपेक्टेड एक्सपल्शन ऑफ हाइडाटिडिफॉर्म मोल और इवन फीटस अबॉर्शन के लिए भी इसे यूज किया जाता है। देन टू स्टॉप ब्लीडिंग फॉलोइंग एवेक्यूएशन ऑफ यूट्रस। सो एवेक्यूएशन ऑफ यूट्रस यानी कि यूट्रस के अंदर से कोई कंटेंट है, जैसे कि मान लो कि फीटस, फीटल मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा, ये evacuation, after this evacuation to stop the bleeding, this drug ऑक्सीटोसिन यूजुअली यूज होती है, क्योंकि इससे कॉन्ट्रेक्शंस बढ़ते हैं और कॉन्ट्रेक्शंस बढ़ने की वजह से जो प्लेसेंटल साइड रहती है जहाँ पे वेजल्स में से फ्री ब्लीडिंग हो रहा होता है वो क्लैम्प हो जाती है और ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाता है। Then use as an adjuvant to induction of abortion along with other abortifacient agent. So abortifacient agents usually prostaglandins होते हैं, क्योंकि abortions में हमें fetus को बचाना नहीं होता है। तो जनरली जो टोनिक और क्रोनिक कॉन्ट्रेक्शंस जो है वो डेवलप होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस जो है वो जनरली डेवलप होते हैं, या तो लेस कॉन्ट्रेक्शन डेवलप करने के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो यूज करते हैं। तो कई बार क्या है, अगर उसकी इफेक्टिवनेस कम होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के साथ साथ ऑक्सीटोसिक्स भी यूज होते हैं टू इंड्यूस और ऑगमेंट द लेबर। देन कई बार क्या होता है कि टर्म कंप्लीट हो जाती है, 40 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो भी लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है, तो ऐसे टाइम पे ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन किया जाता है थ्रू पेरेंट्रल रूट एंड देन लेबर जो है वो आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है, यानी कि स्टार्ट किया जाता है। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर मीन्स ऑलरेडी लेबर स्टार्ट हुआ है लेकिन वो लेबर जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि बहुत स्लो है या स्टॉप हो गया है किसी रीजन की वजह से, यानी कि 2-3 घंटे तक कॉन्ट्रेक्शंस अच्छे थे बट अब सडनली स्लो हो गए, या 2-3 आवर पहले डायलिटेशन अच्छा था लेकिन अभी डायलिटेशन रुक गया है, तो ऐसे टाइम पे उसे स्पीड अप करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो सिंथेटिक फॉर्म में यूज होता है। देन फर्दर इंडिकेशन में टू राइपन द सर्विक्स बिफोर इंडक्शन। सो इंडक्शन से पहले अगर सर्विक्स को राइप करना है, यानी कि सर्विक्स को सॉफ्ट बनाना है या डायलेट करना है इजीली, देन यूटेराइन इनर्शिया। यूटेराइन इनर्शिया ऐसी कंडीशन है जिसमें यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिट्रैक्शन जो है वो स्टॉप हो जाते हैं या इनएडिक्वेट होते हैं, तो उसे यूटेराइन इनर्शिया कहते हैं। इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। सो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लेसेंटल डिलीवरी के लिए 2 प्रकार के मैनेजमेंट है, एक्टिव मैनेजमेंट एंड एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट में हम नेचुरली वेट करते हैं प्लेसेंटल एक्सपल्शन के लिए, लेकिन एक्टिव मैनेजमेंट में हमें कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए वो हम यूजुअली फॉलो करते हैं, जैसे कि रिटेन प्लेसेंटा और पीपीएच। तो ऐसे टाइम पे आफ्टर द डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। देन फॉलोइंग द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एज एन अल्टरनेटिव टू एर्गोमेट्राइन। सो कई बार क्या है, कुछ केसेस में एर्गोमेट्राइन ड्रग्स जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन, तो ऐसे टाइम पे वो यूज नहीं करते हैं, तो उसकी जगह पे ऑक्सीटोसिन जो है वो यूज किया जा सकता है आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा टू कंट्रोल द ब्लीडिंग।
टू मिनिमाइज ब्लड लॉस एंड कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर किसी पेशेंट को पोस्टपार्टम हेमरेज है, मोर देन 500 ml ब्लड लॉस नॉर्मल लेबर में और मोर देन 1000 ml ब्लड लॉस LSCS में है, तो ऐसे टाइम पे ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रेक्शंस बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेस टेस्ट एंड ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट में भी इसे यूज किया जाता है। ये दोनों टेस्ट जो है वो फीटल डिस्ट्रेस को देखने के लिए यूज किया जाता है। कई बार लेट टर्म में फीटल डिस्ट्रेस रहता है, तो ये सब टेस्ट करके ये डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट नॉर्मल लेबर में जा सकता है कि नहीं, प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं, तो ये सभी टेस्ट के लिए भी इसे यूज किया जाता है। These are the contraindications of oxytocin. So contraindications जो है वो अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है, प्रेगनेंसी, लेबर एंड एनी टाइम। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब ग्रांड मल्टीपेरस वुमन है, तो ऐसे केसेस अगर है तो उसमें लेबर के टाइम पे ये यूज नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो लेबर के टाइम पे ये यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज प्रेगनेंसी के अंडर इसलिए है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये कंडीशंस एग्जिस्ट करती है, इसलिए प्रेगनेंसी के हेडिंग के अंडर में ये मेंशन किया है। इट डजंट मीन कि प्रेगनेंसी के टाइम पे इसे यूज नहीं करना चाहिए। जनरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अबॉर्शन के अलावा और कोई इंडिकेशन नहीं है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन और हिस्टेरोटॉमी। सो ऐसे टाइम पे नॉर्मल लेबर ही यूजुअली हम प्रेफर नहीं करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन का यूज करने के लिए कोई मीनिंग नहीं है। देन माल प्रेजेंटेशन। सो माल प्रेजेंटेशन यानी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है या शोल्डर प्रेजेंटेशन है, कंपाउंड प्रेजेंटेशन है, तो उसमें ऑक्सीटोसिन यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें नॉर्मल लेबर ही एक क्वेश्चन होता है। देन लेबर के टाइम पे अगर ये जो सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो प्रेगनेंसी में मेंशन किए हैं, अगर ये सारे के सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, इनमें से कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो लेबर के टाइम पे यूज नहीं करना चाहिए। देन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, अगर CPD है, पहले रूल आउट नहीं हुआ है, बाद में पता चला, तो ऐसे टाइम पे ऑक्सीटोसिन अगर यूज भी कर रहे हो तो उसे स्टॉप कर देना चाहिए। देन इनकोऑर्डिनेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि कभी सडनली बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं, कभी बहुत कम हो जाते हैं, कभी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे भी ऑक्सीटोसिन यूज करना सही नहीं है। देन फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि जब फीटस को ऑक्सीजन कम पहुंचता है। ऑक्सीजन कम क्यों पहुंचता है? क्योंकि जो फीटोप्लेसेंटल बैरियर है वो कॉम्प्रोमाइज होता है ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। तो अगर आप उसमें ऑक्सीटोसिन दोगे तो और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और फीटल डिस्ट्रेस में से IUD भी हो सकता है। देन जो फीटल डिस्ट्रेस जो है वो आपको फीटल हार्ट रेट से पता चलता है। अगर हार्ट रेट बहुत स्लो है, लेस देन 120, और बहुत हाई है, लेस मोर देन 160, तो उसे फीटल डिस्ट्रेस कहा जाता है। एनी टाइम यानी कि हाइपोवॉल्यूमिक स्टेट, अगर मान लो पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिया है, अबॉर्शन है या कोई भी कंडीशन है, तो नहीं यूज करना चाहिए। एंड कार्डियक डिसीजेस, इवन कार्डियक डिसीजेस में भी ये ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट इज कार्डियक डिसीजेस में इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि कार्डियक डिसीजेस में जनरली हम नॉर्मल लेबर ही इंडिकेट नहीं करते हैं। देन डेंजर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन, यूटेराइन हाइपर स्टिम्युलेशन। सो कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा ही यूट्रस हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है ऑक्सीटोसिन की वजह से, या तो पेशेंट सेंसिटिव है और ओवरडोज हो गया हो, या तो ऐसे केसेस में हाइपर स्टिमुलेशन होता है, यानी कि ओवर एक्टिविटी। सो देयर मे बी एक्सेसिव ड्यूरेशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज हाइपरटोनिया। ड्यूरेशन यानी कि मैक्सिमम जो है 1 मिनट तक सेकेंड स्टेज में रहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट स्टेज में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 सेकेंड तक जाते हैं, लेकिन इनिशियल फेज में या सेकेंड स्टेज के टाइम पे मोर देन 1 मिनट अगर कॉन्ट्रैक्शंस है तो उसे हाइपरटोनिया कहा जाता है। और इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि मोर देन 6 इन 10 मिनट टाइम। तो जनरली 6 मिनट में वो 5 तक कॉन्ट्रैक्शंस जो है, कॉन्ट्रैक्शन रिदमिक रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड देन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो रिदम है वो 10 मिनट में मैक्सिमम 5 कॉन्ट्रैक्शंस है तो इनफ है, लेकिन अगर मोर देन 6 है तो उसे पॉलीसिस्टोल कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन भी ऑक्सीटोसिन की वजह से डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट इज यूटेराइन रप्चर। सो कई बार क्या है, सेम कंडीशन हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से, वायोलेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से यूट्रस जो है वो रप्चर हो जाता है। सो बाहर से इतना प्रेशर है यूट्रस में, तो अंदर से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो इंट्रा यूटेराइन प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है, और एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर के बीच में यूटेराइन रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यूटेराइन रप्चर के जो हाई रिस्क केसेस है, दे आर ग्रैंड मल्टीपेरा, माल प्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, प्रायोर यूटेराइन स्कार दैट इज हिस्टेरोटॉमी,
एंड एक्सेसिव ऑक्सीटोसिन यूज। तो ये सभी कंडीशन में जो यूटेराइन रप्चर की कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। ग्रांड मल्टीपैरा में यूट्राइन वॉल पहले से ही वीक होती है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और माल प्रेजेंटेशन में सीपीडी डेवलप हो सकता है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जहाँ पे वॉल ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हो, वॉल पे प्रेजेंटिंग पार्ट का प्रेशर आ रहा हो, वहां से रप्चर हो सकती है, या तो प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन की वजह से इंट्रा यूटेराइन प्रेशर बढ़ने की वजह से भी यूट्रस जो है वो रप्चर हो सकता है। एंड यूटेराइन स्कार में हिस्टेरोटॉमी में जो स्कार वाला एरिया है वो वीक रहता है, तो वीकनेस की वजह से जो इंट्रायूटेराइन प्रेशर है वो टॉलरेट नहीं कर सकता और वहां से यूट्रस रप्चर हो सकता है। Then water intoxication, it is due to antidiuretic function when it is used in high dose. तो जैसे हमने कहा कि ये इसमें वेसोप्रेसर इफेक्ट नहीं होती है, तो क्या है कि एंटी डायूरेटिक इफेक्ट की वजह से खाम आमतौर पे जब वो हाई डोज में यूज किया जाता है, यानी कि 30 to 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट, तब ये डेवलप हो सकता है। तो ऐसे केसेस में कंफ्यूजन, कोमा, कन्वल्जेंस, कंजस्टिव कार्डियक फेल्यूर एंड डेथ भी मैनिफेस्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस। सो इतनी कॉम्प्लिकेशन या इतने डेंजर्स जो है जो ऑक्सीटोसिन के ध्यान में रखने चाहिए। देन उसके बाद फर्दर उन्होंने मेंशन किया है हाइपोटेंशन, यानी कि बोलस IV injection of oxytocin causes hypotension, especially when patient is hypovolemic or with heart disease. So ऑलरेडी हाइपोटेंशन रहता है, ऑलरेडी पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिया है या हार्ट डिसीज है, तो बोलस आईवी इंजेक्शन यानी कि एक साथ में ज्यादा ऑक्सीटोसिन का डोज दिया जाता है, तो ऐसे टाइम पे भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। देन एंटी डायूरेसिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन रेट इज हाई, दैट इज 40 to 50 milli international unit per minute, and it continues for a long time. Then fetal distress, so uterine hypertonia or polysystole causes reduced placental blood flow, जैसे कि हमने अभी just discuss किया। Next is route of administration. Controlled intravenous infusion is the widely used method. Bolus IV or IM में 5 to 10 unit after the birth of baby as an alternative to orgomitrin. तो जैसे बेबी बर्थ हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ पर्टिकुलर हार्ट डिसीज और हाइपरटेंसिव कंडीशन में मेथार्जिन नाम का एक एर्गोमेट्राइन है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो जनरली कुछ हार्ट डिसीज में हम इसे अवॉइड भी करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है जैसे कि प्री एक्लम्शिया है, हाइपरटेंशन है, तो ऐसे केसेस में इंस्टेड ऑफ एर्गोमेट्रिन ऑक्सीटोसिन यूज होता है। तो ऐसे टाइम पे 5 to 10 यूनिट एक साथ IV या IM इंजेक्ट किया जाता है। देन इंट्रामस्कुलर रूट, द प्रिपरेशन इज यूज्ड इज सिम्टोमेट्रिन हियर। देन बकल टैबलेट और नेसल स्प्रे, सो लिमिटेड उसका जो यूज है वो अभी बहुत ही लिमिटेड है, शायद बहुत ही रेयर जगह पे ये यूज होता है और अभी वो ट्रायल के ऊपर है। देन मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, कंट्रोल्ड इन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कंट्रोल्ड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जो कॉमनली यूज्ड है अभी। सो ऑक्सीजन इन्फ्यूजन should be ideally done by infusion pump fluid. So जो infusion pump रहता है फ्लूइड के लिए वही यूज किया जाता है, क्योंकि आप उसमें अच्छे से रेगुलेट कर सकते हो उसके फ्लो को। एंड द लोड शुड बी मिनिमल, शुरुआत में लोड जो है वो मिनिमल रहना चाहिए जब आप ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज यूज करते हो। जनरली बोलस डोज जो है वो थर्ड स्टेज में ही यूज किया जाता है। It starts at low rate, that is 1 to 2 milli international unit per minute and increases gradually. So शुरुआत में 1 to 2 milli international unit स्टार्ट किया जाता है, फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे उसे इंक्रीज किया जाता है। सो फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी कि अगर आपको लेबर स्टार्ट करना है, सो ऑक्सीजन टाइटरेशन टेक्निक, ऑक्सीटोसिन टाइटरेशन टेक्निक जो है वो इसमें यूज होती है। सो ऑक्सीटोसिन शुड बी स्टार्टेड विथ अ लो डोज एंड एस्केलेटेड एट 20 to 30 मिनट इंटरवल व्हेन देयर इज नो रिस्पॉन्स, यानी कि आपने 1 to 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट के रेट से स्टार्ट किया हुआ है IV इन्फ्यूजन, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है, तो आपको 20 to 30 मिनट तक वेट करना है, देन आप उसमें डोज इंक्रीज कर सकते हो। अगर उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं है या है वो देखने के लिए फिर से आपको 20 to 30 मिनट इंटरवल गैप लेना है।
When the optimal response is achieved, the administration of particular concentration in milli international unit per minute is to be continued. So डोज बढ़ाते बढ़ाते एक स्पेसिफिक डोज आएगा जब आपको रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस ऑप्टिमल रेंज में अचीव हो जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर रेट पे आपको कंटिन्यू रखना है रेट. Then calculation of infused dose. So nowadays the infusion is expressed in terms of milli-unit per minute. So the drip is regulated by manually counting the drops per minute is commonly practiced. So generally आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि जो ड्रिप होती है उसमें एक मीटर होता है, उसको आप ऊपर नीचे करते हो तो ड्रॉप्स जो है वो स्लो और ज्यादा हो सकते हैं. तो वैसे काउंट करके एक मिनट में कितने ड्रॉप्स हो रहे हैं वैसे आप उसे मैन्युअली मैनेज कर सकते हो. ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन पंप जो रहता है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज्ड. तो दोनों मेथड्स जो है वो यूज, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज कन्वीनियंट रीजन में इट्स साउंड प्रैक्टिस टू स्टार्ट विथ अ लो डोज 1 to 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट लो डोज से स्टार्ट किया जाता है. देन उसे एक्सक्लेट किया जाता है 1 to 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट एवरी 20 मिनट, यानी कि शुरुआत में 2 MIU से स्टार्ट किया है तो 20 मिनट के बाद कॉन्ट्रेक्शन नहीं है तो आप 2 में से 3 करोगे, फिर से आप 20 मिनट वेट करके 3 में से 4 कर सकते हो. ऐसे करते करते पर मिनट 8 MIU पर मिनट तक आप बढ़ा सकते हो. The patient should be preferably lie on one side or in semi-polar position to minimize the vena cava compression. So during pregnancy जो हम position suggest करते हैं उसी position में patient को lie down करना है. Then high dose oxytocin जो है, कुछ conditions होती है जिसमें high dose देना पड़ सकता है, तो वो direct 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट से स्टार्ट होता है, मिली यूनिट से, एंड सेम रेट में वो बढ़ाया जाता है, यानी कि 4 है तो बाद में इंक्रीज भी +4 किया जाता है, यानी कि बाद में वो +8 हो जाता है, और वो एवरी 20 to 30 मिनट इंटरवल किया जा सकता है. एंड इट इज मेनली यूज्ड फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर एंड इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर, यानी कि 3rd स्टेज एक्टिव मैनेजमेंट और 2nd स्टेज एक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑगमेंटेशन, यानी कि जब लेबर ऑलरेडी है उसे बस आपको इंक्रीज करना है. In majority of cases, the dose of less than 16 milli international unit per minute is enough to achieve the objective. यानी कि आइडियल जो उन्होंने बताया है नॉर्मल डोज में कन्वीनियंट रेजिम में वो 8 है. देन हाई डोज में उन्होंने अप टू 16 तक उन्होंने मेंशन किया है. 16 MIU पर मिनट में जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करने हैं, लेबर, डिलीवरी और प्लेसेंटल एक्सपल्शन और हीमोस्टेसिस, वो अचीव हो सकता है अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो जाए. For augmentation of labor, the procedure consists of low rupture of the membrane followed by oxytocin infusion when the liquor is clear. So augmentation के लिए क्या किया जाता है, यानी कि लेबर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस कम हो गया है, तो ऐसे टाइम पे सबसे पहले मेम्ब्रेन रप्चर की जाती है, फिर चेक किया जाता है कि लाइकर जो है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्लियर है या मेकोनियम स्टेन है. अगर मेकोनियम स्टेन है तो ऑक्सीटोसिन यूज नहीं किया जाता, अगर नॉर्मल और क्लियर है तो ऑक्सीटोसिन स्टार्ट किया जा सकता है. फीटोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन मस्ट बी रूल आउट, अगर CPD है तो ऑक्सीटोसिन यूज नहीं किया जाता. नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग इन्फ्यूजन. सो इन्फ्यूजन फ्लो रेट बाय काउंटिंग द ड्रॉप पर मिनट और मॉनिटरिंग द पंप. पंप को बस मॉनिटर करना है, उसमें बस आपको कुछ स्विच प्रेस करने हैं, अपने आप फ्लो रेगुलेट हो जाएगा. अगर आप मैन्युअल टाइप से यूज करें तो मैन्युअली उसे आपको एडजस्ट करना है. देन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को ऑब्जर्व करना है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट एंड पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन नोट करना है. उसके लिए फिंगर टिप पाल्पेशन, यानी कि फिंगर टिप को फंडस पे पाल्पेट किया जाता है या प्रेस किया जाता है, जिससे आपको यूटेराइन टोनस के बारे में पता चलता है बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस, अगर आपके पास कोई गैजेट्स नहीं है तो. Then peak intrauterine pressure is 50 to 60 mm of Hg with a resting tone of 10 to 15 mm of Hg is optimum when intrauterine pressure monitoring is used. यानी अगर मॉनिटर यूज कर रहे हो तो उसमें आपको मॉनिटर पे ये सारी चीजें दिख जाएगी, तो उसका जो टोन जो है वो 50 to 60 रहता है इंट्रायूटेराइन प्रेशर का, और रेस्टिंग टोन जो है वो 10 to 15 mm तक रहेगा. FHR मॉनिटरिंग जो है वो किया जाता है बाय ऑस्कल्टेशन एट एवरी 15 मिनट इंटरवल एंड बाय कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फीटल मॉनिटरिंग.
सो इसमें क्या होता है कि कई बार ऑक्सीटोसिन से फीटल डिस्ट्रेस भी डेवलप होता है। तो अगर आप कंटिन्यूअस मॉनिटर करोगे तो फीटल डिस्ट्रेस को इनिशियल फेज में ही डायग्नोज कर पाओगे और पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाओगे। देन असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर। सो डिसेंट ऑफ हेड जो है उसे उसके द्वारा ये असेसमेंट किया जाता है एंड सर्वाइकल डायलिटेशन के द्वारा। अगर आपको अचीव हो रहा है लेबर तो आप ऑगमेंटेशन या इंडक्शन थ्रू ऑक्सीटोसिन कंटिन्यू कर सकते हो। अगर अचीव नहीं हो रहा है या बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ स्टॉपिंग द इन्फ्यूजन। एबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस अकरिंग फ्रीक्वेंटली एट एवरी 2 मिनट और लेस। बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन अचीव हो गए हैं और बहुत ही सीवियर है, यानी कि मोर देन 60 सेकेंड, दैट इज हाइपर स्टिमुलेशन और पॉलीसिस्टोल भी कहा जाता है। तो ऐसे केसेस में स्टॉप कर देना चाहिए इन्फ्यूजन। देन एविडेंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, जैसा कि मैंने कहा लेस देन 120 बीट्स पर मिनट फीटल हार्ट रेट एंड लेस देन 160, तो उसे फीटल डिस्ट्रेस कहा जाता है। अगर ऐसा है तो आपको ये स्टॉप करना है। अपीयरेंस ऑफ अनटूवर्ड मैटरनल सिम्टम्स, अगर मदर में कोई मैटरनल डिस्ट्रेस के सिम्टम्स है तो भी आपको ये इन्फ्यूजन स्टॉप करना है। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel. You can click the bell icon and you can share this video amongst your friends.